नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं ओपीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और जहां भी हैं अपनी तैयारी को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। एक सपना था एसएससी जीडी में भर्ती होने का, एक सपना था परमानेंट फौजी बनने का, इस तन पर वर्दी पहनने का सपना था। वो सपना आप साकार कर सकते हैं क्योंकि 2026 में एसएससी जीडी की बड़ी वैकेंसी आई है। अभी तो 25,000 पद है, लेकिन आशा है कि ये पद है बढ़कर 50,000 होने वाले हैं। तो तैयारी किस चीज की होनी चाहिए? तैयारी हमेशा जीत की होनी चाहिए क्योंकि रण का आगाज हो चुका है। जीत की अब तैयारी करो। आज का जो अपन का वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है मैथ स्ट्रेटजी वीडियो, यानी कि मैथ में अपन किस प्रकार पकड़ कर सकते हैं, उस चीज पर अपना वीडियो रहने वाला है। तो आज के वीडियो का मैं एक मोटिवेशन कोट के साथ आगाज करता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं, तरीके बदलो इरादे नहीं। इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं आगाज करता हूं आज की वीडियो का। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मैथ एसएससी जीडी 2026 मैथ स्ट्रेटजी वीडियो। ये कौन सा मैथ में अपन कैसे पकड़ कर सकते हैं उस चीज पर ये वीडियो है। कि टारगेट क्या रहने वाला है अपना 40/40, यानी कि 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, हर पर्सन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर की होगी आपकी मैथ। तो 40 में से 40 अपन कैसे ला सकते हैं उस चीज पर अपन बात करेंगे। मात्र 3 महीनों में ये अपना जो समय बचा है, मात्र 3 महीने का मतलब ये हो गया 90 दिन। आप मानो कि फरवरी से आपको अप्रैल का टाइम दिया हुआ है एग्जाम का, तो मेरा ये मानना है कि फरवरी लास्ट में अपन का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लगभग 40 दिन अपना एग्जाम चलता है, 40-45 दिन। तो वहां तक कराएंगे तो ये फरवरी लास्ट में अपना एग्जाम स्टार्ट करा देंगे। तो अपन ऐसे मान के चलो जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने अगर मैं मानता हूं तो 90 दिन अपने लास्ट बचेंगे 3 महीने के लिए। क्या रहेगी सफलता की गारंटी? सफलता की क्या गारंटी होगी कि यहां से अपन सफलता पा सकते हैं? तो उस चीज में अपन संपूर्ण डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए अगर मैं इसमें आगे बात करता हूं कि एक तो आप सभी का स्वागत है इस ओपीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर मैं बात करता हूं कि किसी टॉपिक को कितना पढ़ना है, इस चीज पे अपन बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक अपन पढ़े और किस टॉपिक को कितना पढ़े। क्योंकि भाई सब कुछ पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किस भर्ती के लिए कितना लेवल पढ़ना है, अगर उस चीज पे काम कर लिया ना कि मेरे को कौन सी टॉपिक पढ़ना है, मेरे को कौन सी किताब पढ़नी है, मेरे को कौन सा बेंच लेना है, मेरे को कितना पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है और किसको मेरे को नहीं पढ़ना है, किसको मेरे को छोड़ना है, अगर ये चीज जिस दिन समझ गए ना आप सिलेक्शन के नजदीक चले जाओगे। तो यही चीज होगी किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे कि भाई कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए उसको इंपॉर्टेंट है, मेरे को वो पढ़ना ही चाहिए। अगर मान लो किसी टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और किसी टॉपिक से 1 प्रश्न आ रहा है, तो पहले किसको पढ़े? पहले उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जिसका वेटेज अधिक है, यानी जिसका प्रश्न अधिक आते हैं परीक्षा में, उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेंगे। तो इस पे अपन बात करने वाले किस टॉपिक को कितना पढ़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, इस चीज पे मैं बात करूंगा। तो देखना अगर मैं इसके वेटेज वाली बात करता हूं कि टॉपिक किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो इसमें देखना अपन ने इधर लिखा हुआ है चैप्टर, यानी किस चैप्टर से कितने प्रश्न आने वाले, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे। अगर मैं पिछली भर्तियों की बात करता हूं 2025 जो फरवरी में हुई या 24 की मैं भर्ती की बात करता हूं, तो उन दोनों भर्तियों को मैं देखकर उनका एनालिसिस करके ये मैं डेटा आपके सामने लेके आया हूं कि इस भर्ती से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने परसेंट आ सकते हैं और ये मैं मानता हूं कि इनके इर्द गिर्द ही परसेंट रहने वाले हैं। अगर मान लो कहीं 1 से 2 लिख रखा है तो वहां या तो 1% या 2% मिलने वाला है। कहीं मैंने 1% लिख दिया जिसका मतलब 1% तो वहां पर 100% आपको मिलना ही वाला है। अगर मान लो कहीं 3 से 4% लिखा हुआ है तो वहां पर आपको हो सकता है 2 मिले या फिर 3 मिले, ऐसा मैं आइडिया आपको अप्रोक्स दे रहा हूं। ये मैंने उधर चैप्टर लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको रिवीजन करना ही करना है। दूसरी चीज मैंने इसका वेटेज लिखा है। तो एक बार देखते हैं कि परसेंटेज से कितने परसेंट आते हैं। तो परसेंटेज से परसेंट आते हैं 1 से 2, एक भी आ सकता है। कई पेपर में कई शिफ्टों में मैंने 1% देखा है, कई शिफ्टों में मैंने इसका 2% देखा है, तो इसलिए मैं 1 से 2 लिख रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट, तो अगर 20% में 2% मिल रहे हैं आपको किसी चैप्टर से तो वो लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर है अपना प्रॉफिट लॉस का। कौन सा हो गया? प्रॉफिट लॉस का। इसमें प्रश्न आते हैं 4। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों से कंबाइंड, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों से कंबाइंड कितने परसेंट आ रहे हैं? 4% आ रहे हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। परसेंटेज से मैं देख रहा हूं कई शिफ्टों में 3% मिल रहे हैं, सॉरी ये प्रॉफिट लॉस से 3% मिल रहे हैं, डिस्काउंट का 1% मिल रहा है। यानी कि डिस्काउंट का 1% तो आपको पूछ ही रहा है हर शिफ्ट के अंदर, और प्रॉफिट लॉस से आपको कहीं 2 कहीं 3 कहीं 2 कहीं 3 ऐसे परसेंट मिल रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से 4% मिल रहा है। अगर मैं मिक्सर एलिगेशन की बात करता हूं
मिक्सर एलिगेंस में आपको 0 से 1%, यानी कई शिफ्टों में इसका प्रश्न देखने को मिला है, कईयों में नहीं मिला, यानी कि 0 से 1% हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एवरेज, तो एवरेज से 2% मिल ही रहे हैं, एवरेज से हर शिफ्ट में 2% मिल रहे हैं आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर मैं बात करता हूं टाइम एंड वर्क की, तो इसमें भी 2% हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट में लगभग परसेंट मिल रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं सीआई और एसआई की, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से, इनमें से 1-1% देखने को मिल रहा है, यानी चक्रवर्ती ब्याज का 1% हो गया, साधारण ब्याज का 1% हो गया। फिर मैं बात करता हूं सिंप्लीफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इससे 3 से 4% देखने को मिल रहे, कितने 3 से 4% आपको देखने को मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन में। और ये एक कंसेप्ट वाला टॉपिक नहीं है, ये एक कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर गए, यानी थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन पर काम कर गए, तो 3 से 4% आपके पक्के हो गए। इसका मतलब 8 से 10% हो गया आपके, 8 से 10 नंबर हो गया आपके, 3 से 4% हो गया ना, 1% 2 नंबर का हो गया, अगर 4% आए तो 8 नंबर हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है कि कंसेप्ट तैयार करने, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पर काम करना है। अगर मैं आगे बात करता हूं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इससे 102% आ रहे हैं आपको। इसमें एक तो परसेंट मिलता है वो मध्य अनुपाति, तृतीय अनुपाति, चतुर्थ अनुपाति, उसमें से वो एक आपको एवरेज का नॉर्मल क्वेश्चन मिल रहा है रेशियो का। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं टाइम डिस्टेंस स्पीड की, स्पीड वाले चैप्टर से आपको 1% मिल ही रहा है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है स्पीड वाले चैप्टर से। अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम की, अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से आपको 2 से 3% देखने को मिल रहा है, कितने 2 से 3%। कहीं तो वो इकाई का अंक पूछ रहा है, कहीं वो विभाजकता का नियम पूछ रहा है, कहीं वो नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो 2 से 3% आपको देखने को मिल रहा है। फिर मैं बात करता हूं मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों को मिलाकर 1 से 2%, कितने 1 से 2% देखने को मिल रहे हैं। 1 से 2% का मतलब हो गया, मैं 2% आ रहे हैं, इसका मतलब एक 2D का आएगा, एक 3D का आ रहा है। अगर 1% आ रहा है तो वो हमेशा 3D से पूछ रहा है, हर शिफ्ट के अंदर, हर शिफ्ट में कहां से 3D से पूछ रहा है। अगर मैं एज के चैप्टर से बात करता हूं, एज वाला चैप्टर, तो वहां पर कहीं परसेंट देखने को मिला है, कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा। फिर मैं अलजेब्रा की बात करता हूं, तो ये एक अलग ही चैप्टर हो गया जो कई शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है इसका प्रश्न, वरना अलजेब्रा का प्रश्न आपको देखने को हर शिफ्ट में नहीं मिल रहा। कहीं मैं बोलता हूं तो मेरे को इसमें 3 या 4 शिफ्टों में आपको अलजेब्रा का प्रश्न देखने को मिला है। तो ये सारा वो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, और इनका जो वेटेज दे रखा है वो वेटेज दे रखा है। अगर मैं इनमें इंपॉर्टेंट की बात करता हूं कि कौन सा चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसकी बात करूं तो एक तो अपना हो गया परसेंटेज, ठीक है भाई, एक तो अपना हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो एक एवरेज हो गया, एक टाइम एंड वर्क हो गया, एक सीआईएसआई और एक सिंप्लीफिकेशन, ये हो गए। फिर मैं इधर बात करता हूं तो इधर अपना एक तो नंबर सिस्टम हो गया, एक आप मेंसुरेशन को तैयार करके जाना, एक आप मेंसुरेशन को तैयार करके जाना, फिर रेशियो और ये स्पीड वाला है। अगर मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, इसका मतलब है इनका तो आपको कंसेप्ट तैयार करके, फिर उसकी प्रैक्टिस करके, फिर उसका रिवीजन करके ही जाना है, ठीक है। अगर ये करके चले गए ना, तो आप कम से कम, मैं बोलता हूं आपको 15 से 16 क्वेश्चन बना के आ जाओगे, 15 से 16 क्वेश्चन बना के जाओगे। अगर इस चीज पे काम कर लिया कि भाई किस चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी की है, तो इसका मतलब आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने संपूर्ण बता दिया कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है और किस चैप्टर को अपन को मान्यता अधिक देनी है, ठीक है। अगर मैं इसमें आगे बात करता हूं, ये तो मैंने संपूर्ण बता दिया कि किस चैप्टर को कितना पढ़ना है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो फिर ये तो अपना हो गया डाटा कि अपन को ये तैयार करना है। अब तैयार करने के बाद इंप्लीफाई कैसे करना है, वो चीज मैं बताता हूं कि एक तो आपको सेक्शनल मॉक लगाने होंगे, एक तो आपको कौन से सेक्शनल मॉक लगाने होंगे, दूसरा आपको फुल मॉक लगाने होंगे, और एक डे में कितने मॉक लगाने होंगे, ये चीज पे अपन बात करेंगे। अगर वो चीज तैयार हो जाती है ना, कंसेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन, उसके बाद ये चीज अपन को एम्पलीफाई करनी है कि अपन को कैसे कैसे चीजों को तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं फुल मॉक, पहले सेक्शनल मॉक की बात करूं मैं, कि पहले मैं अगर सेक्शनल मॉक की बात करूं, तो सेक्शनल मॉक का मतलब हो गया कि मैथ का सेक्शनल मॉक, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं रीजनिंग का, फिर मैं बात करता हूं रीजनिंग का, फिर मैं करता हूं जीके का, फिर आपका हिंदी या इंग्लिश का, फिर हिंदी या इंग्लिश का। अगर मैं इनके सेक्शनल मॉक की बात करता हूं, सेक्शनल मॉक हो गया यानी कि इनके 20-20 क्वेश्चन का सेट लगाना। अगर ये आपने अभी स्टार्ट कर दिया, अगर मान लो आपका सिलेबस हुआ है 20%, 30%, 40% हुआ है, जितना सिलेबस हुआ है, अगर आज से अगर स्टार्ट कर दिया तो आप इसका सेक्शनल मॉक, तो आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है। यानी कि मैं मानता हूं कि अब अगर लगाते हो आप सेक्शनल मॉक, तो आपको लगाने चाहिए सेक्शनल मॉक, तो आपको आज ही स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है। अगर मैं फुल मॉक की बात करता हूं,
अगर मैं आपको बोलूं कि फुल मॉक कितने कब से लगाने होंगे, तो फुल मॉक हो गया आपका लगभग जिस दिन 40% सिलेबस हो जाए ना, कि भाई मेरा 40% सिलेबस कवर हो गया, उस दिन से आप क्या लगाओ, उस दिन से आप सेक्शनल ये फुल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। 40%, ऐसे नहीं कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करके ही फिर फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगा, नहीं, आप 40% जिस दिन हो जाए, एक समझ हो जाएगी सब्जेक्ट के बारे में, उस दिन आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए। स्कोर आपका कितना ही आए, स्कोर से आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको हर रोज लगाना है एक मॉक टेस्ट। अगर मैं बोलूं दिन में कितने लगाने हैं, तो अभी तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है भाई, अभी तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ। फिर मैं बात करता हूं जनवरी की। अगर आप जनवरी से दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, दिन में एक मॉक, अगर दिन में एक मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके जो स्पीड की रहेगी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की जो कमी रहती है, वो संपूर्ण हो जाएगी। जनवरी से आप दिन में एक मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जिसका अभी सिलेबस 50% हो चुका है जिस बच्चे का, तो वो तो आज ही लगा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं अगर मान लो कोई फ्रेशर बंदा है, वो आज से अगर तैयारी स्टार्ट करता है, आज से वो अगर तैयारी स्टार्ट करता है, तो मैं मानता हूं 15 से 20 दिनों में वो 30 से 40% सिलेबस कवर कर लेगा। 30 से 40% सिलेबस कवर करने के बाद वो एक दिन में एक मॉक स्टार्ट कर सकता है। और उस दिन जिसमें मान लो तैयारी अच्छी हो गई, तो उस समय क्या करना है अपन को, जनवरी जैसे मान लो अभी कोई बच्चा है वो थोड़ी सी तैयारी में है, तो वो जनवरी में दिन में 2 मॉक स्टार्ट कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जनवरी में लिखा है तो सभी एक ही करे, नहीं, जनवरी में अगर मान लो किसी की अच्छी तैयारी होगी, तो वो दिन में 2 मॉक, सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकता है, उनका एनालिसिस करना है, ठीक है, ये चीज करना है। मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, ये वो मेरी गारंटी है मॉक टेस्ट की। अगर मैं बात करूं कि कोई फ्रेशर बच्चा है, तो वो संपूर्ण तैयारी करना चाह रहा है, तो वो कैसे करे, संपूर्ण तैयारी कैसे करे, टाइम कितना बचा है, 90 दिन बचा है, कि इस 90 दिन में कोई फ्रेशर बंदा है वो अपनी संपूर्ण तैयारी कैसे करे। अगर मैं बात करूं कि वो बेसिक कंसेप्ट कहां से करे, वो प्रैक्टिस कब करे, ठीक है, वो रिवीजन की बात करें तो वो रिवीजन कब करेगा, इस सारी चीजों में मैं बताऊं कि संपूर्ण कोई फ्रेशर बंदा है तो वो तैयारी कैसे करेगा। अगर मान लो कोई नया बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके पास अब कितना टाइम बचा है, 90 दिन का बचा है। कितना बचा है, 90 दिन का। इस 90 दिन में उसको एक तो बेसिक कंसेप्ट तैयार करने होंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बाद उसका जो बचता है टाइम, वो बचता है रिवीजन का, कि मेरे को रिवीजन करना है और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो सारी चीज मैं बताऊं तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब हो गया, किसी बैच से आप, जैसे हमारा ओपीएस इंस्टीट्यूट है, वो आपको एसएससी का बैच दे रहा है, ओपीएस इंस्टीट्यूट जो एप्लीकेशन है अपना, वहां पर, तो वहां से आप बेसिक कंसेप्ट तैयार कीजिए। वहां पर मैं आपको मैथ तैयार करवा रहा हूं, और हर सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट है, जिनको लगभग पिछले 4-5 भर्तियों का एक्सपीरियंस है, वो टीचर आपको ये चीजें करवा रहा है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी प्रैक्टिस की मैं बात करता हूं, तो आपको वहां पर एक तो पीडीएफ सेट दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही अपना, जैसे मान लो परसेंटेज टॉपिक खत्म होता है, तो उसके नीचे में एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, उस क्वेश्चन से क्या करो आप, उस पीडीएफ से क्या करो, प्रैक्टिस करो। चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद पीडीएफ लगाओ, पीडीएफ लगाने के बाद अपनी जो यूट्यूब पर है, वो अभी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, मैथ की, और जब एग्जाम नजदीक आएंगे तब मैं सारे सब्जेक्ट की लगाऊंगा। अभी जो सेट चल रहे हैं अपने चाणक्य सीरीज से चल रही है, मैथ की सेट चल रही है, तो उसको लगाओ, ठीक है, पीडीएफ लगाई, उसके बाद अपने जो सेट है उसको लगाओ। फिर मैं अगर बात करता हूँ कि रिवीजन कब करें, तो अगर रिवीजन की बात करते हैं अपन, तो भाई रिवीजन के लास्ट 20 डेज तो छोड़ना ही छोड़ता है। अगर मान लो आपका एग्जाम है 21 फरवरी से, अगर 21 फरवरी से है, तो आप 1 फरवरी को रिवीजन पर बैठ जाइए, ठीक है, कि भाई मेरे को सिर्फ क्या करना है, रिवीजन ही करना है, तो 1 तारीख को आप रिवीजन पर बैठ दो, यानी लास्ट 20 डेज आप किसके लिए छोड़ देना, रिवीजन के लिए छोड़ देना। चाहे सिलेबस कितना ही हो, जितना हुआ है उसका क्या करना है, अपन को रिवीजन करना है, ठीक है। तो लास्ट 20 दिन आपको रिवीजन के लिए छोड़ना है, ठीक है। उस रिवीजन डेज में आपको हर दिन 2 मॉक टेस्ट लगाने। हर दिन कितने मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट। क्योंकि देखो भाई, इसमें मैं बताऊं आपको, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें देखना 80% आते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 80, ठीक है, 80% आते हैं। अगर 80% आते हैं, तो मैं टाइम की बात करता हूं कि अपन को टाइम कितना मिलता है, तो टाइम मिलता है भाई 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट मिलते हैं। इस 80% में अगर मैं बात करता हूं, तो 80% में आपके 40% तो आपके मैथ और रीजनिंग के हो गए, किसके, मैथ प्लस रीजनिंग के हो गए, यानी कि ये वो प्रश्न है जिसमें आपको हल्का पेन चलाना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, आपको हल्का पेन तो चलाना ही पड़ेगा, ये वो प्रश्न है। तो 40 में अगर हल्का पेन चला रहे हैं, इसका मतलब हर एक प्रश्न आपको 40 से 45 सेकंड ले रहा है, तो वहां पर टाइम की कमी रहने वाली है। फिर 40% बच जाएंगे आपको हिंदी, या आप इंग्लिश ले रहे तो इंग्लिश के, और 20% आपके जीके के, तो वहां भी टाइम खर्च होने वाला है। यानी कि मैं ओवरऑल बताऊं तो आपको टाइम की आपके यहाँ पर शॉर्टी रहेगी, यानी टाइम आपको कम मिलेगा, ठीक है, कम
लगेगा, ठीक है, कम लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने जो मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है, अपने जो टॉपिक है, उसमें आप क्या करेंगे कि बेस्ट कंसेप्ट ढूंढेंगे, और बेस्ट कंसेप्ट में क्या करेंगे कि अच्छी कौन सी कैलकुलेशन हो सकती है उस चीज का अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि जैसे मान लो किसी नया बच्चा उसको तैयारी करनी है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए जो अपना एप्लीकेशन है, ओपीएस इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना, ठीक है। नाम क्या है ऐप का, ओपीएस। जब आप प्ले स्टोर पर जाकर नाम सर्च करते हैं ओपीएस इंस्टीट्यूट अगर नाम सर्च करेंगे तो आपको मिलने वाला है, हम आपको मिलेगा हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा। वहां पर जाना, वहां पर अभी आपको एसएससी जीडी का लाइव बैच मिलने वाला है, एसएससी का लाइव बैच मिलने वाला है, लाइव बैच। तो उसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो उसको ज्वाइन कीजिए। जो बच्चा बैच लेता है उसको अपन टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं। उसके साथ जो क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है वो भी अपन फ्री दे रहे हैं। तो इतनी सुविधाएं, अपन कंसेप्ट तैयार करते हैं, फिर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर उसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इतनी चीजें अगर अरेंजमेंट और सिस्टमेटिक तरीके से कोई बच्चा कर लेता है तो मैं मानता हूं वो सिलेक्शन पा सकता है 100%। और जो ये 90 दिन बचे हैं आपके लिए, ये 90 दिन अगर आपने, मैं बताता हूं, दिन में अगर 8 से 9 घंटा तैयारी कर लिया आपने, मैं नहीं बोलता कि 15 घंटा तैयारी करो, मैं मानता हूं कि अगर 8 से 9 घंटा आप तैयारी करते हो एक रेगुलर माध्यम से, एक रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। ये चीज मैं बताता हूं। ये अपना एप्लीकेशन है, और जो वीडियो, इस वीडियो के नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर हर रोज अपडेट देता हूं मैं, नई वीडियो या कोई नई नोटिफिकेशन आता है जो मैं वीडियो नहीं बना पाता था तो उसका मैं वहां पर जानकारी डालता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और आगे किस सब्जेक्ट के बारे में आप स्ट्रेटजी वीडियो चाह रहे हैं वो मेरे को कमेंट में बताना। मैं सारा डाटा का एनालिसिस करके पिछली भर्तियों के आधार पर मैं आपको लिख के बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है वो चीज में मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर हम काम करने वाले हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारा ओपीएस इंस्टीट्यूट। और जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए ओपीएस है एक सिस्टमेटिक तरीके से। ऑनलाइन तो हम दे रहे हैं आपको, एक हमारा यहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी हम एसएससी जीडी का सेपरेट बेंच स्टार्ट कर दिया हमने। तो कोई ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहा है तो वो भी आ सकता है, हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर है। तो जितने भी साथी हैं जिनके अगर उत्सुकता है कि मैं वर्दी पहनूं तो ज्वाइन कर सकता है ओपीएस इंस्टीट्यूट। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।